हे हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसी रही कल सब लोगों की पार्टी? कैसा रहा सेलिब्रेशन घर पे आप लोगों के? कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ? अच्छा। चलो, हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ट्वेल्थ क्लास के एंड में जब सारे रिजल्ट्स हमारे फेवर में होंगे, आईआईटी का रिजल्ट, बोर्ड का रिजल्ट, तब एक इससे भी ज़्यादा बड़ी पार्टी सब लोग मिलकर करेंगे। ठीक है। चलो, अब मीनवाइल लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे फ्रिक्शन की, और फ्रिक्शन में जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हमें क्या करना है? आज हमें इसी प्रोसेस को और आगे डिटेल में एक्सटेंड करना है। आज हम लोग बात करेंगे मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइन की। तो आज जिस टॉपिक का डिस्कशन होगा वो होगा मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइन। देखो, अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल सरफेसेस पर, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होते हैं, उन पर फ्रिक्शन का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो तो कंसिडर कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हम किसी ब्लॉक को इंक्लाइन के ऊपर प्लेस करते हैं और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तब उसका इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो लॉज ऑफ मोशन में भी हमने इस तरह का केस पढ़ा था, बट तब हमने पढ़ा था फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन। याद है उसमें एसेलेशन आया था जी साइन थीटा। एसले फोर्स के दो कंपोनेंट, ग्रेविटी के दो कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। एक तो ब्लॉक को एसेलेट करता है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन से कैंसल आउट हो जाता है। ये आपकी कॉपी में लिखवाया था हमने जब हम बात कर रहे थे फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन के ऊपर मोशन की। बस आज इसमें चेंज ये है कि आज इंक्लाइन में फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे आज, और वो होती है डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। सबसे पहली डेफिनेशन आज की इंक्लाइन पढ़ने के लिए होगी डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। इमेजिन करो कि ये ग्राउंड लेवल है। सपोज ये ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पर हमने ऐसे एक मूवेबल रॉड को प्लेस कर दिया, इन द सेंस जो रोटेट कर सकती है। इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ रोटेट कर सकती है। और अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेस करता हूँ, तो रियल लाइफ में फील कर पा रहे हो कि जब तक मैं इस रॉड को थोड़ा टिल्ट करूंगा, जैसे मान लो मैंने अब इस रॉड को थोड़ा टिल्ट कर दिया, ये टिल्ट कर दिया, पर रियल लाइफ में आपने देखा है कम एंगल अगर टिल्ट करता हूँ तो ब्लॉक स्लिप नहीं करता है। आपने देखा होगा कॉपी के ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख के कॉपी को थोड़ा सा टिल्ट करके देखो, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करता है, पर धीरे धीरे एंगल बढ़ाओगे तो स्लिप करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जा रही है। एंगल बढ़ने के साथ साथ ये जो एंगल है, इंक्लाइन का एंगल बढ़ने के साथ साथ स्लिप होने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जा रही है। और ऐसा करते करते एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जिस एंगल के बाद अगर जरा सा एंगल और इंक्रीज कर देंगे तो वो स्लिप कर जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? एक ऐसा एंगल आएगा जिस एंगल के बाद अगर मैं एंगल और बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो अब तो स्लिपिंग कंफर्म है होगी। तो बस इसी एंगल को, जिस मैक्सिमम एंगल तक, ऐसा बोल सकते हो कि जिस मैक्सिमम एंगल तक स्लिपिंग नहीं होती है, मतलब उसके बाद स्लिपिंग स्टार्ट होगी। तो दो डेफिनेशन है, दोनों एक ही जैसी है। मतलब या तो आप ऐसे बोल दो, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ द इंक्लाइन जिसके लिए ब्लॉक उसके सरफेस पर रेस्ट पर होगा, इससे ज्यादा एंगल पे वो रेस्ट पे नहीं होगा। या दूसरी डेफिनेशन कि ये वो मिनिमम एंगल है जिस एंगल पर ब्लॉक जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करने वाला है। दोनों एक ही चीजें हैं। मैक्सिमम एंगल जिसके बाद ब्लॉक जस्ट स्लिप करेगा, या मिनिमम एंगल जिसके जिसके ऊपर ब्लॉक जस्ट स्लिप करने वाला होगा। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मुझे बताओ, अगर आपने एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल कर दिया तो क्या होगा? फिर
फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक, क्योंकि वो ब्लॉक नीचे स्लिप करना स्टार्ट कर चुका है, अब फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक। ठीक है। और एंगल ऑफ रिपोज पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, जरा बता सकते हो? जस्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, जस्ट ऑलमोस्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पर है तो फ्रिक्शन लगेगा लिमिटिंग। सब कुछ लिखवा देंगे, बट पहले अपन डेरिवेशन देख लेते हैं, फिर एक साथ लिखेंगे सब कुछ, है ना? तो देखो, अगर एक ब्लॉक एक इंक्लाइन पर रखा है, अगर हमने एक ब्लॉक को एक इंक्लाइन पर रखा है, और अगर एंगल थीटा, इंक्लाइन का एंगल अगर एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल है, तो इस केस में ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग, जस्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, स्लिप करने ही वाला है इसके बाद वो। मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताओ, क्या आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम आता है? आई होप आता होगा सबको। ग्रेविटी के दो कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। फिर नॉर्मल रिएक्शन एज इट इज जो लगाया था हमने पहले, बस यहाँ पर एक फोर्स और एक्स्ट्रा ऐड कर देना चाहिए मुझे, और वो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो भी कैसा? लिमिटिंग। अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं सबसे पहले परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लिखूंगा कि एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और डाउन द इंक्लाइन क्या लिखूंगा? अभी ऑलमोस्ट रेस्ट पर ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एम जी साइन थीटा को लिमिटिंग फ्रिक्शन बैलेंस करके रख रहा है। थर्ड इक्वेशन क्या होगी? एफ आर लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब एक काम करो, इक्वेशन वन से एन उठाओ, इक्वेशन टू से एफ आर लिमिटिंग उठाओ, और इन दोनों को इक्वेशन थ्री में रख दो, तो क्या आएगा बताओ? एफ आर लिमिटिंग है एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, एन कितना है? एम जी कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स इट। इन तीन इक्वेशन में से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से वैल्यूज निकालकर थर्ड इक्वेशन में प्लेस कर रहे हैं। एम से एम कैंसल, जी से जी कैंसल, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस आ रहा है। अगले स्टेप में मुझे तो दिख रहा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, एंड थीटा इज ऑब्वियसली टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस। ये है एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आया? इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा, अभी ये भी बताऊंगा कि अगर एंगल ज्यादा कर देते हैं तो क्या होगा। अगर एंगल ज्यादा कर देते हैं, हाँ याद करना है, याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सिंपल है। टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस, म्यू एस देखना ध्यान से देखना, मैं लिखा है म्यू एस, एस फॉर स्टैटिक। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आपको याद है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू एस यूज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो याद रखना, टेन इनवर्स म्यू मत लिख देना, टेन इनवर्स म्यू एस, केयरफुली लिखा है हमने। ठीक है, इसको नोट करो। मीनवाइल एक मैसेज आ रहा है कि रेस में क्वेश्चन है जिसका कंसेप्ट इम्पल्स से रिलेटेड है, आपको पता है ना? इम्पल्स, इम्पल्स नहीं पता क्या आपको? ये आपने पढ़ा तो है न्यूटन सेकंड लॉ में, एफ डी टी का इंटीग्रेशन, या एफ इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम। वैसे हम लोग ये पता है सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन में अच्छे से पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन में अच्छे से पढ़ते हैं। अभी अगर आपको किसी रेस में मिल गया है तो उसको स्टार मार्क करके रख दो, सर्कल मार्क करके रख दो, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन। तब तो हम इसको डिटेल में देखते हैं उस टॉपिक को। वैसे बेसिक नॉलेज तो सबको ही होता है इम्पल्स का, नाइन टेंथ में आप लोगों ने अगर फिजिक्स जरा सा भी पढ़ा है तो सबको ये नॉलेज होता है कि इम्पल्स एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है। बट फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है उसको मार्क करके रख देना।
इस बीच और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं न्यू फोन से रिलेटेड और आईपैड से रिलेटेड। आईपैड आ गया है। आईपैड आ गया है, बस अब उसके अंदर ऐप्स इंस्टॉल करके, क्योंकि नेट भी चालू हो गया है, तो अब ऐप्स इंस्टॉल करके होपफुली कल से हम लोग उसके अंदर पूरी क्रिएटिविटी डालना शुरू कर देंगे, क्रिएटिविटी फिल करना शुरू कर देंगे। कल या परसों मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, जैसे ही हमें टाइम मिलता है उसके अंदर ऐप्स इंस्टॉल करके पूरा डेटा ट्रांसफर करके उसमें हो सकता है जब हमें टाइम मिले आज या कल में कर देंगे। हाँ हाँ, टीम आई थी। बिल्कुल टीम आई थी। एक्चुअली हमने वायर नहीं काटे, हमने बस ये करा कि जो डीपी होती है, डीपी से जितने भी कनेक्शन होते हैं वो रिमूव कर दिए थे। तो सभी की कॉमन कंप्लेन थी कि किसी ने डीपी के साथ छेड़छाड़ करी है, तो उन पूरी टीम को ही आना पड़ा। कंप्लीट टीम आई थी। हम तो खैर ऑफिस में थे जब टीम आई थी, तो हमें नहीं पता आगे जाकर क्या हुआ, बस ये बता रहे थे कि कॉलोनी में बड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो टीम रिप्लाई करके गई। उस समय हम ऑफिस में, हम एक मीटिंग में थे, तो अनफॉर्चुनेटली हम देख नहीं पाए क्या हुआ फिर, पर हमारा काम तो हो गया। देखो आपके लिए हम कितना कुछ करते हैं कि आपको क्लासरूम में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए कितना कुछ नहीं कर लेते हम, देखो। डेफिनेशन लिख ली? चलो, डेफिनेशन लिख ली तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। ये लिख लो पूरा। चलिए, ये भी नोट कर लिया होगा सब लोगों ने प्रॉपर डायग्राम के साथ, याद भी कर लिया। इस पर भी क्वेश्चन भी करेंगे हम। और टाइम चाहिए? अच्छा, लास्ट 30 सेकेंड्स और। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर एंगल ऑफ रिपोज से भी ज्यादा हो गया, अब आपने एंगल और बढ़ा दिया, तो क्या होगा? कंफर्म है कि ब्लॉक स्लिप करेगा। ब्लॉक स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक। तो देखो, इफ थीटा इज ग्रेटर देन टेन वर्स म्यू एस, और टेन वर्स म्यू एस क्या था? एंगल ऑफ रिपोज था। तो इफ एंगल ऑफ इंक्लाइन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, तो उस केस में कंफर्म बात है कि ब्लॉक
स्लिप करना स्टार्ट करेगा और उसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। बट उससे पहले क्या मैं फिर से इसका एफईडी बना सकता हूँ? आप लोग मेरी हेल्प करो। सबसे पहला फोर्स इस डायरेक्शन में कितना? mg साइन थीटा। दूसरा फोर्स इधर mg कॉस थीटा। तीसरा नॉर्मल। फोर्थ फ्रिक्शन जो कि काइनेटिक लगेगा, एफ आर काइनेटिक। और इन सब के बाद इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा? इन सब के बाद इसका एक्सेलरेशन यहाँ होगा। चलो हेल्प करते जाओ मेरी। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा? एम जी कॉस थीटा के इक्वल, है ना? नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, बैलेंस होगा वो। दूसरी इक्वेशन डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन मतलब हम बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन की, देख लो। इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, डाउन द इंक्लाइन की। हेल्प करो डाउन द इंक्लाइन में मेरी। डाउन द इंक्लाइन में नेट फोर्स कितना होगा? डाउन द इंक्लाइन में नेट फोर्स होगा, बोलो, एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर काइनेटिक। और ये नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको पता है एफ आर काइनेटिक कितना होता है? एफ आर काइनेटिक कितना होता है? म्यू के इंटू एन। अब एक काम करो, अब आप लोगों से ट्राई करवाता हूँ, एन की वैल्यू उठाओ और यहाँ रखो, और उसके बाद ए निकाल के देखो क्या आता है। आपको आइसोलेशन मिल जाएगा ब्लॉक का, वो आ जाएगा इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। अच्छा, अगर म्यू के जीरो होता तो फ्रिक्शन होता ही नहीं तो। अगर म्यू जीरो होता तो, रखो म्यू को जीरो रखो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा अगर म्यू जीरो हुआ तो। और रिजल्ट देख रहे हो, जी साइन थीटा तो आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। अब देखो जी साइन थीटा से कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है? जी साइन थीटा से कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है? कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन उसका एक्सेलेरेशन थोड़ा सा कम कर देगा। अरे लिखने देंगे भाई, रुको तो सही जरा। पहले समझ लो, हाँ बोल दो कि हाँ सर क्लियर हो गया, उसके बाद हम लिखवा देंगे सब कुछ। पहले समझ तो लो। ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। और यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने म्यू एस नहीं लिखा है। यहाँ देखो म्यू के आया है और ऊपर म्यू एस था। जब एंगल ऑफ रिपोज निकालना है तो म्यू एस है और अभी म्यू के है। ये सब बहुत बेसिक पॉइंट्स है जिन पर आपको फोकस करना चाहिए क्लास में। याद हो गया रिलेशन? बहुत ही बढ़िया। चलो अब इसे लिख लिया जाए। इसे लिखना शुरू कर दो।
अरे कर लिया नोट, हो गया नोट। करें आगे प्रोसीड। स्टार्टिंग एक सिंपल एग्जांपल से, आप क्वेश्चन के फॉर्म में कर लो। चलो इसको, मुझे बस इतना बताओ, क्या ये ब्लॉक स्लिप करेगा या नहीं करेगा, बस इतना ही पूछा है आपसे। आपको पता करना है क्या ये ब्लॉक अगर रखा हुआ है तो क्या ये स्लिप करेगा या नहीं करेगा, बस इतना फाइंड कर लो। क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन वेदर द गिवन ब्लॉक, डिटरमाइन वेदर द गिवन ब्लॉक will remain at rest or not। बिल्कुल सही, इट विल रिमेन एट रेस्ट। देखो, दो तीन तरीके से फाइंड कर सकते हो। एक तो ये भी कर सकते हो कि आप एंगल ऑफ रिपोज निकाल लो। एंगल ऑफ रिपोज निकाल के देखो, इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना आना चाहिए। एंगल ऑफ रिपोज, ये मेथड वन बता रहा हूँ। एंगल ऑफ रिपोज निकाल लो, वो आना चाहिए टेन इनवर्स म्यू एस। टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस दैट इज 0.75। ये आ रहा है 3/4। इसका मतलब 37 डिग्री, समझ में आता है ना। 0.7 मतलब 3/4, तो ये 37 डिग्री, मतलब 37 डिग्री पर जाके स्लिप करेगा। एंगल 30 डिग्री है, मतलब स्लिप नहीं करेगा। एक तरीका ये हुआ कि आप एंगल ऑफ रिपोज निकाल लो। दूसरा मेथड है कि आप म्यू को भूल जाओ। दूसरा मेथड देखो, मेथड नंबर टू समझो। आप भूल जाओ म्यू दिया है, आप तो बस ये देखो कि 30 डिग्री के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है, बता सकते हो। अगर 30 डिग्री को एंगल ऑफ रिपोज मानता मैं सपोज, तो उसके लिए क्या होता बताओ। म्यू एस कितना आता, 10 30 डिग्री। कितना होता है ये, 1/√3। मतलब √3/3। 1.732 डिवाइडेड बाई थ्री, दैट इज 0 पॉइंट, कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5.7 मान लो कुछ। चेक कर लेना बाकी। 0.57 के आसपास दिख रहा है मुझे हाल फिलहाल। अब मुझे ये बताओ कि इसका मतलब अगर 0.57 के बराबर फ्रिक्शन होता म्यू एस, तो ये स्लिप नहीं करता 30 डिग्री पर। अभी देखो कितना दिया है, 0.75 दिया है। 0.75 सफिशियंटली ज़्यादा है उससे। 0.75 उससे भी सफिशियंटली ज़्यादा है। इसका मतलब फ्रिक्शन इज मोर देन सफिशिएंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्लिपिंग। ऐसे भी आप सोच सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट लगे। दोनों तरीके बता दिए हैं, दोनों तरीके से कर सकते थे इस क्वेश्चन को, राइट। चलो अब आपको क्या फाइंड करना है मैं बता देता हूँ। 12 मीटर की हाइट का एक इंक्लाइन था। इंक्लाइन की हाइट दी हुई है मैंने 12 मीटर। ए से रेस्ट से एक ब्लॉक को रिलीज करा। एंगल 37 डिग्री है।
म्यू एस म्यू के दे दिया है मैंने आपको। आपको ये बताना है कि ए से बी तक ये स्लिप करेगा, इस बार चेक कर लेना, ये स्लिप करेगा। ठीक है, ये स्लिप करेगा तो ए से बी तक आने में से कितना टाइम लगेगा और बी पर इसकी स्पीड क्या होगी, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। लास्ट क्वेश्चन में म्यू के का रोल नहीं था, जब स्लिप करता है तब म्यू के का यूज होता है। काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं वैसे, मैं आपको सही आंसर भी बता देता हूँ। सॉल्व की बताता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। देखो, स्टार्ट कहाँ से करेंगे। पहले तो मुझे इसका एक्सेलरेशन निकाल लेना चाहिए। अच्छा, स्लिप करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा। एंगल 37 डिग्री है, याद है वो, उसके लिए 0.75 होना चाहिए म्यू एस, 37 डिग्री वाले के लिए। पर ये तो 0.6 है, कम पड़ गया म्यू एस तो। अगर म्यू एस कम पड़ गया मतलब स्लिप करेगा। म्यू एस क्योंकि कम है तो स्लिप तो करेगा, कंफर्म है करेगा। अब अगर स्लिप करेगा तो मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, 10 साइन 37।
माइनस म्यू के इंटू जी इंटू कॉस 37। कितना हो जाएगा ये? कैलकुलेशन पार्ट चेक जरूर कर लेना, हो सकता है मैं ये मिस्टेक कर दूं, बता देना। मुझे तो 2 दिख रहा है अभी, है ना? अच्छा, अब इसके बाद क्या मुझे आप ये डिस्टेंस बता सकते हो ए से बी तक का? मान लो ये डिस्टेंस एस है, तो 12/s इज इक्वल टू sin 37, जो कि कितना होता है 3/5। तो एस कितना? 20। मतलब ए से बी तक 20 मीटर आना है उसको। अब हम लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक अब आप लोग मेरी हेल्प करोगे। ए से बी तक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? 0। इट हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? 2। कितना नीचे आना है उसे? 20 मीटर स्लिप करना है। अब क्या निकालना है? टाइम निकालना है और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। काइनेमेटिक्स कर लोगे यूज? बहुत बढ़िया। लगाओ जरा काइनेमेटिक्स। एज इक्वल टू यूटी जीरो हाफ ए टी स्क्वायर। टी कितना? √20। 2√5। वी निकाल लोगे, वी इक्वल टू U+80। कैलकुलेशन पार्ट मेरे चेक जरूर कर लेना। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब लोग का भी यही रिजल्ट आया होगा। अच्छा, वो नोट करना था, ठीक है ठीक है, नोट कर लो यहाँ से। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा केयरफुली करना पड़ेगा आपको। ये हाइट हटा दो, है ना, ये हाइट की वो नहीं है रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा रिफ्रेश करके बताता हूँ। देखो, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुली वर्क करना। गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फोरकास्ट बता रहे हैं कि गलती हो सकती है, और बहुत ही खराब गलती हो सकती है। मास का कुछ काम नहीं था लास्ट क्वेश्चन में। मास का कुछ भी काम नहीं था। ठीक है, अभी सुनो ध्यान से। ए पॉइंट से एक इंक्लाइन के ऊपर, रफ इंक्लाइन के ऊपर जिसका एंगल 37 डिग्री है, मैंने 5 kg के मास को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दी। अप द इंक्लाइन, है ना? अब अगर इंक्लाइन की लेंथ सफिशिएंट है, सफिशिएंटली लॉन्ग इंक्लाइन है, तो मुझे बताओ क्या होगा? कभी ना कभी तो आके रुकेगा। क्या ये बिलीव कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कि कभी ना कभी तो ये आके रुकेगा? चलता तो रहेगा नहीं। अगर देखो, आप कभी ऐसे ट्राई करना, स्लाइड के ऊपर नीचे से ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करना, स्पीड देकर रिलीज करना, कहीं ना कहीं तो आकर वो रुकेगा। पर क्या रुका रहेगा यहाँ पर? याद करो, 37 डिग्री, 0.6, लास्ट क्वेश्चन, वापस स्लिप करके नीचे आएगा। आएगा ना? तो आपको बताना है कि ये पूरी जो जर्नी होगी ए से बी और वापस बी से ए तक आने में टोटल कितना टाइम लेगा, ये आपको फाइंड करना है। टोटल टाइम आफ्टर विच ब्लॉक अगेन रिटर्न्स बैक टू पॉइंट ए। करो ट्राई।
देखो, वही गलती जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ लोगों ने करी है, कुछ लोगों का आंसर सही भी आ गया है। जो लोग काफी कॉशियस थे इस क्वेश्चन को लेकर उनका आंसर सही भी आ गया है। पर कुछ लोगों ने वही मिस्टेक करी है जो एक्सपेक्टेड थी। देखो, मैंने आपको डाउन द इंक्लाइन का मोशन पढ़ाया, राइट? आप ध्यान से देखना, मैंने आपको डाउन द इंक्लाइन का पढ़ाया। मैंने आपको अप द इंक्लाइन का तो पढ़ाया ही नहीं। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अप द इंक्लाइन में क्या होने वाला है। देखो, यही फोरसाइट आपके पास होना चाहिए था कि अप द इंक्लाइन में देखो क्या होगा। पहले मैं बात करता हूँ ए से बी की, चलो। आप लोग मेरी हेल्प करना, ए टू बी आप लोग मेरी हेल्प करोगे। ए से बी में मुझे बताओ कि जब ये ऊपर जाएगा, सोचो, इमेजिन करो जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा। ब्लॉक के पास स्पीड इधर है। तो बताओ इस पे ग्रेविटी का साइन थीटा कहाँ लग रहा है? वो तो नीचे ही लगेगा, एम जी साइन थीटा। पर क्योंकि स्पीड ऊपर है तो फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा है। और इसका रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्पीड के अपोजिट एक्सेलरेशन है, तो उसकी स्पीड तो कम करेगा। चलो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन तो मैं लगा ही दूंगा बाद में नेगेटिव। इसका इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों रोकना चाह रहे हैं। ग्रेविटी भी रोकना चाह रहा है, फ्रिक्शन भी बोल रहा है रुक जाओ। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या मुझे एक्सेलरेशन बता सकते हो कितना आएगा? वही जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि एफ आर काइनेटिक इज म्यू के इंटू एन, और एन होगा एम जी कॉस थीटा। सब कुछ पता है आपको आगे तो, ऐसा लिखने वाला हूँ मैं। बस अब मैं नेगेटिव साइन भी लगा दूंगा। नेगेटिव साइन यहाँ ना लगाते हुए मैं फाइनल चलो रिजल्ट में लगाऊंगा। नेगेटिव साइन बाद में क्यों लगाऊंगा? क्योंकि ये जो मेरी वेलोसिटी है उसके अपोजिट है, तो ये एक तरह से रिटार्डेशन है। अभी तो वैल्यू देख लो चलो। पहले इतना बताओ, पहले इतना ही एब्जॉर्ब करो। ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए दे रहे, पहले इतना एब्जॉर्ब करो। बताओ। कर लिया एब्जॉर्ब। फोटोसिंथेसिस हो गई पूरी इसकी। बहुत बढ़िया। सर लास्ट दो स्टेप एक्सप्लेन अगेन। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हमसे। अरे भाई, ग्रेविटी नीचे, फ्रिक्शन नीचे, दोनों फोर्स नीचे, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये नेट फोर्स, कितना लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद भी आप लोगों को डाउट आता है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू याद है कितनी होती है? म्यू इनटू एन। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा था म्यू इनटू एन। और एन कितना होता है? एम जी कॉस थीटा। अरे बस यहाँ पे एक्चुअली ये समझ लो कि यहाँ पे बस माइनस की जगह प्लस हो गया, खत्म। ये हो गया देखो, समझ गए? माइनस की जगह प्लस हो गया बस। इतना ही तो डिफरेंस क्रिएट किया हमने, डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, अब हो गए, कंफर्टेबल फील कर रहे हो उसमें? ठीक है, बढ़िया, गुड। चलो अब आगे समझते हैं। अब मेरे को ए से बी लिख रहा था, हाँ मैं ए से बी लिख रहा था, चलो मेरी हेल्प करते हो। ए से बी, पहले ये वैल्यू निकाल लूँ मैं? पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 इंटू साइन 37, 3/5 प्लस म्यू के कितना है? म्यू के है 0.5 इंटू cos 37 4/5। 3/5 प्लस कितना हो जाएगा ये? 2/5/5 10 आ रहा है। ठीक है, 10 आ रहा है। चलो अब मेरी हेल्प करो ए से बी तक। ए से बी तक इनिशियल वेलोसिटी कितनी? इनिशियल 20। फाइनली बी पर रुकेगा, बी पर एस पर आएगा। इसका एसलेशन कितना? -10। एसलेशन -10 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऊपर जा रहा है पर एसलेशन तो नीचे है, रिटार्डेशन है। -10 टाइम इज टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऊपर जाने में 2 सेकंड लग रहे हैं इसको। कितना ऊपर गया ये भी तो निकालो, तभी तो पता चलेगा नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। कितना ऊपर गया कैसे निकालोगे? आपको पता है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, v+u/2 इंटू टी। 20 मीटर ऊपर गया। अब हमारा काम आसान हो गया।
क्योंकि अब क्या होगा, नीचे आने में हमें पता है 20 मीटर नीचे आएगा, और 20 मीटर नीचे आने का मतलब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, देखो 20 मीटर नीचे आने वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके थे अभी। सेम वैल्यूज दिए, 20 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, 2√5। तो ऊपर जाने में 2 सेकेंड, नीचे आने में 2√5, तो टोटल टाइम कितना होगा, ऑलरेडी फाउंड इन प्रीवियस प्रॉब्लम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल टाइम। आ गया रिजल्ट। ठीक है, इसे नोट कर लिया जाए। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। अब ये आपको समझ में आ रहा है क्या करना है हमें इसमें। दो ब्लॉक्स रखे हैं, 5 kg के दोनों हैं, 37 डिग्री का एंगल है। यहाँ म्यू की वैल्यू आपको दी है बिटवीन 5 kg एंड इंक्लाइन। आपको फाइंड करना है इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, कनेक्टिंग स्ट्रिंग में टेंशन, और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन।
देखो काफी लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच लगा के, आई एम इम्प्रेस्ड कि इसका आंसर सही बताया है काफी लोगों ने, कि सर इसका आंसर जो है एसलेशन का जीरो होगा। देखो उसका रीजन भी है। क्यों जीरो होगा पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो 5 kg के ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ये वाले पे नॉर्मल रिएक्शन, बस इतना स्टार्ट करो यहाँ से। अगर एक आध परसेंट किसी को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी लगभग सभी का आंसर तो सही आया है। एन नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, राइट। एम जी कॉस 37 कितना हो जाएगा ये, एम जी कॉस थीटा 5 g इंटू 4/5 40। चलो मुझे बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एस इंटू एन, मैक्सिमम इतना लग सकता है। मैक्सिमम कितना लगेगा, 24 न्यूटन लग सकता है। लगेगा या नहीं लगेगा बात की बात है। मैक्सिमम वो अपोज करने के लिए 24 न्यूटन तक उसके पास उतना वैल्यू है जो वो लगा सकता है। अब आगे की स्टोरी, यहाँ कितना फोर्स है, 5 g मतलब 50। यहाँ कितना होगा, एम जी साइन थीटा, याद है, एम जी साइन थीटा, दैट इज कितना आएगा, 37 डिग्री 3/5 साइन 37 3/30। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे 50 लग रहा है, यहाँ पे 30 लग रहा है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर जाने की टेंडेंसी है, और अगर ये ऊपर जाने की टेंडेंसी रखता है तो इस पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा रोकने के लिए। बताओ क्या फ्रिक्शन सफिशिएंट है, क्या वो इसे रोक पाएगा। उधर 50 है, इधर 30 है, अगर वो बस 20 की हेल्प और दे दे तो ये रुक जाएगा। मतलब लगने को तो 24 भी लग सकता है, पर रिक्वायरमेंट ही 20 की है, और उतने में ही इसका एसलेशन जीरो हो जाएगा। और अगर एसलेशन जीरो हो गया सिस्टम का, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, इक्वल टू 5 g। स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा इक्वल टू 5 g, क्योंकि सिस्टम इज एट रेस्ट। हाँ बोल दो यहाँ पर अब एक बार कि हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। वाह, गुड, वेरी गुड। वैसे तो 99% लोगों ने आंसर दे ही दिया था, किसी का एक हाथ दो लोगों का आंसर गलती से शायद कुछ गलत आया हो। बहुत बढ़िया। सबको क्लियर था ना। हम्म। नहीं है क्लियर, सक्षम द्विवेदी जी का मैसेज आ रहा है, उन्हें नहीं है क्लियर, अरे क्या हो गया। बताओ बताओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, बताओ किस पॉइंट पे दिक्कत आई, हम करेंगे हेल्प आपकी। अपोजिट लगना चाहिए फ्रिक्शन, अपोजिट लगना चाहिए, लगाया ना हमने अपोजिट। 5 kg ऊपर जाना चाहता है, तो 5 kg को ऊपर जाने से रोकने के लिए फ्रिक्शन को पीछे लगना पड़ेगा, लगाया ना हमने अपोजिट। अरे भाई स्लिपिंग कहाँ होगी, 5 kg तो ऊपर चला जाएगा बिना फ्रिक्शन के, तो फ्रिक्शन होगा तो कहाँ लगेगा, उसे रोकने के लिए नीचे लगेगा ना। अच्छा, मैं समझ गया। आप तो ये सोच रहे हो कि सर ने बताया था इंक्लाइन पे रखा हुआ ब्लॉक है तो नीचे स्लिप करता है, फ्रिक्शन ऊपर लगता है, हे भगवान ऐसा नहीं होता। अरे आप सोचो ना, ये नीचे जाएगा और ये यहाँ जाएगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको देखेगा कि तो ऊपर जा रहा है तो रोको उसको। जैसे आप देखते हो ना कि सर तो सिलेबस जो है वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो लगाओ फ्रिक्शन, रोको सर को सिलेबस आगे बढ़ाने से, है ना। तो वैसे ही फ्रिक्शन भी क्या करेगा, फ्रिक्शन भी नहीं चाहेगा कि वो ब्लॉक आगे जाए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप लोग नहीं चाहते हो कि हमारा सिलेबस आगे बढ़े, हम लोग फिजिक्स के और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ें, जैसे सर्कुलर मोशन, और जैसे वर्क पावर एनर्जी, जैसे सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन, जैसे रोटेशनल मोशन, जैसे एसएचएम, जैसे फ्लूइड, जैसे वेव्स। जैसे आप लोग नहीं चाहते हो, आप लोग भी रिलेटिव मोशन को, सिलेबस के मोशन को अपोज करने की कोशिश करते हो, वैसी फ्रिक्शन भी यहाँ पर करेगा। चलो अब ये क्लियर हो गया तो मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताओ।
अंतर दिख रहा है लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? सिर्फ एक ही चीज का अंतर दिया है मैंने, ये देखो। वेट बढ़ा दिया। मूव नहीं कर रहा था ना, तो वेट बढ़ा दिया। करो ट्राई। ये आंसर आया है काफी लोगों का। देखो, सब लोगों ने ये तो गैस कर लिया था कि इस बार मूव करेगा। रीजन भी बता देता हूँ। अभी लास्ट क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों ने देखा था। पहले तो उसको लगा देता हूँ, 10G मतलब 100। और ये कितना आया था? 5G sin 37 डिग्री। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जो कि आया था 30, राइट। अच्छा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 24। अब अगर 30 और 24 मिल भी जाए तो 54 100 को तो अपोज नहीं कर पाएगा।
मतलब सामने वाला ब्लॉक बहुत ज्यादा हैवी है, फ्रिक्शन इसे नहीं रोक पाएगा। मतलब सिस्टम मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। और फ्रिक्शन को फिर कैसा लगना पड़ेगा, मोशन में फ्रिक्शन कैसा लगता है, काइनेटिक। तो अब आपको एफ आर काइनेटिक की वैल्यू निकालनी चाहिए। एफ आर काइनेटिक कितना होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 0.5, और एन कितना होगा, एन निकाला था हमने 40। तो ये आ रहा है 20। तो एफ आर काइनेटिक लग रहा है 20। अब मुझे बताओ सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड, याद है। नेट पुलिंग फोर्स कितना है, 100 उधर, 30 और 20 इस डायरेक्शन में। तो ये है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड इज 10 + 5। सॉल्व करने पर एक्सेलरेशन आया 10/3। हाँ या ना। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब टेंशन निकाल सकते हो, मैं निकाल देता हूँ, देखो। 10 kg को देखो, वो दिख रहा है 10 kg। और 10 kg आप लोग मेरी हेल्प करोगे, नीचे के डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, 10g - t। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन रखो, टेंशन आएगा। अब इतना तो आपकी प्रैक्टिस हो ही चुकी है लॉज ऑफ मोशन से। ये आंसर आएगा, इसे जल्दी से नोट कर लो जिसे करना है। जिसका आंसर गलत आया था वो नोट कर ले। आंसर देख तो नहीं लिया ना आप लोगों ने, आंसर देख तो नहीं लिया ना आप लोगों ने। ज्यादा स्क्रॉल हो गया ना नीचे। नहीं देखा होगा वैसे आंसर, आप लोग अच्छे हो ना काफी, है ना। यार आप लोग आंखें बंद कर लिया करो, जब भी हम क्वेश्चन चेंज करें ना, आप लोग आंखें बंद करा करो बस। अगली बार से आंखें बंद करके अपने को अगले क्वेश्चन में, तभी अपन अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। चलो अब ये ट्राई करो, इसमें मजा आएगा इस क्वेश्चन में। जब इस क्वेश्चन में भी गलती करोगे तब मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एक अंदर से मुझे एक फील गुड फैक्टर आएगा, एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी अगर आप लोग इसको गलत करोगे तो। करके देखो ट्राई अब इसे। फाइंड क्या करना है पता है आपको, एम की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए सिस्टम रेस्ट पर रहेगा।
अब देखो, करेक्ट आंसर क्या है? देर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन 5 and 25 kg, जितने भी मास हो सकते हैं सबके लिए रेस्ट पर होगा। यही क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाता है। देखो कैसे। अ, चलो एक काम करता हूँ मैं, अपर लिमिट निकालता हूँ। सपोज, या चलो दोनों कर देते हैं, दोनों करके बताते हैं आपको। सपोज एम इज मिनिमम पॉसिबल। मुझे बताओ बहुत कम वेट रखने पर क्या होगा? बहुत कम वेट रखने पर समझ में आ रहा है कि ये 5 kg नीचे जाने की कोशिश करेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हो? और अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अगर एम बहुत कम रखोगे तो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ। एफ आर लिमिटिंग, राइट? और एम जी साइन थीटा तो लग ही रहा है। अच्छा बताओ, अगर सिस्टम फिर भी रेस्ट पर है तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे? 5G जो इस डायरेक्शन में फोर्स है इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ आर लिमिटिंग। ये देखो और बस इतना बताओ। आपको अभी समझ में आया कि अगर एम बहुत कम होगा तो कैपिटल एम ऊपर स्लिप करेगा तो उस पर फ्रिक्शन नीचे लगेगा। राइट, गुड, वेरी गुड। चलो, तो अब मेरी हेल्प करोगे आप लोग। एफ आर लिमिटिंग कितना होगा? म्यू एन, और एन पता है कितना होता है, याद है? एन होता है म्यू एन में, एन होता है एम जी कॉस थीटा। चलो वैल्यू रख दो आप लोग। वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? sin 37 3/5। म्यू कितना है? 0.5। cos 37 4/5। सॉल्व करके देखो तो आपको ये मिलेगा 5 kg। मतलब 5 kg से कम तो नहीं रख सकते। अगर रखोगे 5 kg से कम तो वो तो ऊपर स्लिप कर जाएगा, और वो दो नीचे वाला ब्लॉक है जो हवा में दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा, है ना? ये नीचे आ जाएगा, और वो 5 kg से कम पे तो वो कैपिटल एम ऊपर चला जाएगा। ये एक वैल्यू आई, इसे नोट करो। फिर मैं दूसरी वैल्यू बताता हूँ। अरे भाई, टेंशन कैसे ऐड होगा? मैं एक्सटर्नल फोर्स देख रहा हूँ ना यार। कैसा कर रहे हो यार, बताओ। भैया इसको सिस्टम मानेंगे ना हम? अब अगर इसको सिस्टम मानेंगे तो आपको कितनी बार तो सिखाया है, नेट पूलिंग फोर्स मेथड से देखेंगे। अब आप टेंशन लिख भी दोगे तो लिख दो। फिर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ए बराबर बी बराबर सी, तो ए बराबर सी होगा ना? थोड़ी मेहनत तो कर लिया करो यार, मैं कितना बताऊंगा बताओ। सब लोग थोड़ा सा। व्हेन एट रेस्ट टी इज इक्वल टू जीरो है, क्या चाहते हो? व्हेन एट रेस्ट टी इज इक्वल टू जीरो। हेरा, व्हेन एट रेस्ट टी इज इक्वल टू जीरो मतलब आप कहना चाह रहे हो जब सिस्टम रेस्ट पर है तो स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा? अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। अच्छा, व्हेन एट रेस्ट टी विल गेट कैंसल्ड तो टी विल बी जीरो। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अच्छा। हम्म। पता नहीं, इतना फिजिक्स तो मैंने नहीं पढ़ा वैसे। पर नहीं नहीं, इंग्लिश से जज नहीं कर रहे। इंग्लिश जज नहीं कर रहे, वो आपने टी इक्वल टू जीरो बोला है ना, उससे जज कर रहे हैं हम लैंग्वेज से किसी को जज नहीं करते हम। लॉजिक से जज करते हैं। ठीक है। पर ये जो आपने बोला कि टी इक्वल टू जीरो, ये बात हमारे सीधा मतलब दिल को छू गई एकदम से। मतलब दिल को छू के आ गई, दिल के आर पार हो गई। मतलब अंदर गई, और अंदर जाके बिल्कुल दूसरे एंड से बिल्कुल पार हो गई। देखो, हमारे लाइफ में दो ही परेशानियां हैं। एक है जियो फाइबर वाले, और ये दूसरा वो लोग जो टी को जीरो बोल रहे हैं सब। भाई टी जीरो कैसे हो जाएगा? टी इक्वल टू 5G होगा ना। अरे भाई, ब्लॉक तो रेस्ट पर है तो टेंशन इक्वल टू 5, स्ट्रिंग का टेंशन ही जीरो कर दोगे। अच्छा एक चीज बताओ, ये स्ट्रिंग को प्लग करके बजाओगे तो स्ट्रिंग बजेगी कि नहीं बजेगी, ये बताओ। स्ट्रिंग को प्लग करके बजाओ तो ये आवाज आएगी कि नहीं, इसमें से आएगी? जैसे गिटार की स्ट्रिंग में से आवाज आती है, आती आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। कैसे जीरो हो जाएगा, सोचो तो सही। भाई कैसे जीरो कर देते हो उसको?
किसी को भी उठा के जीरो कर देते हो है, किसी को भी उठाया जीरो कर दिया। अरे भाई ये ब्लॉक रेस्ट पर है, रेस्ट पर है मतलब T = 5G। चलो हम आपको ऐसे समझाते हैं, भूल जाओ है ना। आप तो ऐसे समझो, कैपिटल एम रेस्ट पर है ना, तो T = कितना, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स। फिजिक्स पढ़ाना बड़े मेहनत का काम है। अगले साल से हम सब्जेक्ट चेंज करके कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज करेंगे। जूलॉजी बॉटनी चूज कर लेंगे हम तो सोच रहे हैं। T = 5G, यहाँ पे ये भी रेस्ट पर है, T = 5G। तो मैं ये बोल रहा था कि जब ये टी सेम है तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। तो वही तो लिखा है मैंने। चलो अब बताओ मैक्सिमम पे क्या होगा। बताओ अगर मैं बहुत हैवी मास रख दूं या हैवी मास रखने की कोशिश करूं, तो मुझे बताओ क्या होगा हैवी मास रखने पर। उसकी नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, भाई वो इतना हैवी है कि वो 5 kg को अपनी तरफ खींच रहा है। वो बोल रहा है 5 kg को आ जाओ मेरे साथ। ठीक है। तो बताओ क्या होगा जब ये कैपिटल एम बहुत ज्यादा होगा, तभी नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगा। तब अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, कितना लगेगा, वो बात की बात है। अब मुझे बताओ कि जब इन तीनों को मैं एक साथ देखूंगा, इन तीनों को जब मैं एक साथ देखूंगा, तो इस बार फ्रिक्शन किसका साथ दे रहा है, इस बार फ्रिक्शन 5G का साथ दे रहा है। तो क्या लिखेंगे बताओ, mg sin θ = फ्रिक्शन +5G। उसने पार्टी बदल ली फ्रिक्शन ने, अब देखो mg sin θ = फ्रिक्शन +5G। अब इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है क्या करना है। बिल्कुल नहीं करेंगे, सेम इक्वेशन है। बस फ्रिक्शन की जगह क्या लिखेंगे, कर ही देते हैं यार, नहीं तो मुझे आप लोगों का भरोसा कम हो गया है मेरा एक्चुअली। μn कितना, mg cos θ। नहीं तो पता नहीं फिर इसको जीरो कर दोगे फ्रिक्शन को भी। मैं नहीं देखूंगा, 2 मिनट के लिए भी तो फ्रिक्शन भी जीरो कर दोगे, कोई भरोसा नहीं है, भरोसा कर ही नहीं सकता अब तो आप। बताओ। अब यहाँ से m निकालो, m आ रहा है 25। करना आया, 5 से लेकर 25 तक। इस बीच कोई भी मास रख लो, क्योंकि फ्रिक्शन तो एडजस्टेबल है ना। पर एडजस्टेबल का मतलब ये नहीं कि एडजस्ट करता ही रहेगा, एक लिमिट के बाद वो एडजस्ट नहीं करता। जैसा होता है ना, आप लोग भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा एडजस्टिंग नेचर के होते हो, पर एक लिमिट होती है, जो लिमिट क्रॉस हो जाए तो उसके बाद आप एडजस्ट नहीं करते हो। तो वैसे ही फ्रिक्शन के साथ है कि वो बोल रहा है कि चलो 5 से लेके 25 तक तो मैं चला लूंगा, पर 5 से कम भी नहीं चलाऊंगा, 25 से ज्यादा भी नहीं चलाऊंगा। तो 5 से 25 के बीच में कोई भी ब्लॉक रख दो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। चलो बस इसके आगे आज यहीं रोक लेना चाहिए, अब हम जाके 2 डिस्पिन लेंगे, सोचेंगे टेंशन क्यों जीरो हो गया, 2-3 डिस्पिन खाएंगे, उसके बाद एक लॉन्ग वॉक पे जाएंगे, और फिर आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे आगे से। कल क्या करेंगे वो भी बता देते हैं। देखो आज हमने इंक्लाइन के बारे में तो पढ़ लिया, अब थोड़ा कुछ वेरिएशन वेरिएशन मिलाएं क्वेश्चनों में, थोड़ा है ना चीज़ों को हैवी बनाएंगे थोड़ा सा। ठीक है। चलो, तो मज़ा तो कल ही आएगा फिर, अब जब चीज़ें हैवी होगी थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज, है ना। चलो कल के क्वेश्चन हैवी रहेंगे, एक एक क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, 10-10 15-15 मिनट लगेंगे, पर लिमिटेड क्वेश्चन रहेंगे फिर कल। इस वीकेंड तक हमारा फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपको होमवर्क में मॉड्यूल भी मिल जाएगा उसका। ठीक है। चलो यहाँ रोक रहे हैं, आगे कल कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।